साठे, यहीं से आवाज आई थी उस औरत की। तुम वहां ढूंढो, मैं उसे इस तरफ ढूंढता हूं। अरे आप बेकार में परेशान हो रहे हैं साहेब, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो औरत जहां है ना, वह हमारा ही काम कर रही है। मतलब तुम जानते हो उस औरत को? मैंने ही तो उसे वहां जंगल में रुकाया था, ज्योति के कपड़े पहनाकर। क्या? लेकिन क्यों? आइए दिखाता हूँ। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तेरे पापों का घड़ा भर गया है विक्रमचंद। अब तेरे पास एक ही रास्ता है, अपने गुनाह कबूल कर, वरना मार। आइए साहब, यही पेड़ के पीछे से चुप कर देखिए, सारा नाटक तैयार है। देखिए तो विक्रमचंद कैसी भीगी बिल्ली की तरह कोने में दुबक के बैठा है। शाबाश साठे, तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकले। थैंक यू साहेब। देखिए वो कुछ बोल रहा है। अरे तुम्हारी आंखें सफेद कैसे हो गई? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। देखिए बस क्या साला। अगर तूने सच सच सबको नहीं बताया तो याद रख, मेरी आत्मा जिंदगी भर तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती रहेगी। फिर ना तो तू कभी चैन से सो पाएगा, न कभी हंस पाएगा। जीते जी नर्क दिखाऊंगी तुम्हें, मेरे पति परमेश्वर। नाटक खत्म साहेब, चलिए। इंस्पेक्टर साहब वो देखिए ज्योति का भूत, वो देखिए ज्योति का भूत। क्या? कहां? वहां तो कोई नहीं है। उस समय विक्रमचंद की जो निर्दयी हालत हो रही थी, उसे देख मन ही मन मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। साठे का प्लान काम कर गया और विक्रमचंद हमें सब कुछ बताने को तैयार हो गया। जो इंसान सिस्टम से नहीं डरता, उसे उसके कर्म और पाप ही मात देते हैं। हमने जरा भी वक्त जाया नहीं किया और फौरन विक्रमचंद को पुलिस स्टेशन लेकर आ गए, जहां उसने हमें ज्योति की हत्या की कहानी सुनाई। लेकिन उसके बयान में ऐसी हैरान करने वाली बातें थी जिसने ज्योति के ही चरित्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपने सीतापुर गांव जाकर पता कर ही लिया होगा कि मेरे दादाजी ने जबरदस्ती मेरी शादी ज्योति से कराई थी। लेकिन मैं उस शादी से नाखुश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो शादी मेरी मर्जी से हुई थी। हाँ, मैं अपने एक दोस्त के संग शराब के नशे में रास्ता भूल गया था। तब हमारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और हम दोनों जख्मी हो गए। तब पास में कोई अस्पताल भी नहीं था और मेरी हालत भी काफी खराब थी। उस वक्त ज्योति मुझे पहली बार मिली। वो मुझे उस पुराने मंदिर ले गई और उसने मेरी मरहम पट्टी की। उसकी खूबसूरती देखकर मैं पहली नजर में ही उसका दीवाना हो गया और फिर घर लौटकर मैंने दादाजी को उसका हाथ मांगने के लिए कहा। पंडित सूर्य प्रकाश ने इस शादी की इजाजत दे दी और हमारी शादी हो गई। सब ठीक ही था, लेकिन ज्योति की हरकतें मुझे गुस्सा दिलाने लगी। उस रात मैं और ज्योति मेरे बेडरूम में अकेले थे। ज्योति, अरे कितना इंतजार कराओगी? अब बाहर भी आ जाओ। ये क्या है जी? मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? फिर से शुरू हो गई तुम। अरे ये कपड़े पहन के तुम्हें बाहर जाने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूं। ये तो हमारे दोनों की प्राइवेट बात है। माफ कीजिए, पर मैं ये नहीं पहन सकती। ऐसे वस्त्र एक शादीशुदा स्त्री को शोभा नहीं देते। अरे समझ गया, चलो छोड़ो, कपड़े छोड़ो।
ये पी लो। लो, विलायती है, बहुत महंगी है। खास तुम्हारे लिए लाया हूं। लो, पियो। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं मदिरापान नहीं करती और कभी करूंगी भी नहीं। देखो ज्योति, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे तुम पति परमेश्वर कहती हो ना, तो जो कहता हूं वो करो। ये एक पत्नी धर्म होता है। पियो इसे, पियो। अरे एक घूंट तो पियो। लो, पियो जल्दी। क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, नहीं पिएंगे ये मदिरा। विक्रम जी, छोड़िए हमें। साली, तू ऐसे नहीं मानेगी। इधर आ, इधर आ, आ इधर, चल। नहीं, छोड़िए हमें, वो मत कीजिए। आज हमारा उपवास है। अरे हट। ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, तो क्या पूरा दिन पूजा पाठ करना है और खाना ही बनाती रहेगी? अब मैं समझ गया कि प्यार तो तुझे मुझसे है ही नहीं। सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी देख के तूने मुझसे शादी की है। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचती। ऐसा सोचना मेरे लिए पाप है। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। तुझसे तो शादी करना ही गलत फैसला था। हट रास्ते से। इन्हीं बातों को लेकर हमारा झगड़ा होने लगा। जिस शादी में एक पत्नी अपने पति को पत्नी सुख नहीं दे सकती, वो शादी किस काम की? इसीलिए मैं रात रात भर घर नहीं आता था, क्योंकि ज्योति को देखकर मेरा खून खौलने लगता था। और इसी मामूली वजह से तुमने उसके खून की साजिश रची? नहीं इंस्पेक्टर, वजह वो नहीं थी। एक रात हमेशा की तरह झगड़ा करके मैं रात को घर से निकला और गांव के पास एक डांस बार में जाकर बैठ गया। वेटर, एक बोतल और लाओ। साली ये भी नहीं चढ़ रही। अरे विक्रम जी, आप यहाँ? कौन? तुम देखी देखी से लग रही हो। मैं मेनका, ज्योति की दोस्त। आपकी शादी में भी आई थी। मैं यहाँ डांसर हूँ। यहाँ? मतलब तुम? हाँ, मैं एक बार गर्ल हूँ। अब मेरी ज्योति की तरह किस्मत कहाँ कि आप जैसा हैंडसम हस्बैंड मिलेगा। बस यहीं डांस करके अपना गुजारा करती हूँ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूँ, तुम्हारी उस दोस्त ज्योति की वजह से। क्यों? उसने क्या किया? फिर मैंने मेनका को सारी बातें बताई। उससे बात करके मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं अब मेरा दर्द किसी के साथ बांट सकता था। धीरे धीरे मेरा मेनका से मिलना बढ़ने लगा। हमारी दोस्ती हुई, मगर हमारे बीच वो चीज नहीं थी। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा, लेकिन उसने कभी इस बात का फायदा नहीं उठाया। फिर एक रात मैं वापस उस बार में आया तो देखा कि मेनका बहुत बेचैन थी। मेनका, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। शायद आपका ना जानना ही बेहतर होगा। अब बात तुम्हारे मुंह से निकल गई है तो बताओ, क्या कहना है तुम्हें? वो अरे इतना कतरा क्यों रही हो? बोलो जल्दी। विक्रम जी, मैं कल आपके घर के पास से गुजर रही थी। मैंने आपको काम पे जाते हुए देखा और उसके बाद एक आदमी आपके घर पर आया था। होगा कोई गांव वाला, दादाजी से मिलने आया होगा। लेकिन वो आपके घर के मेन दरवाजे से नहीं, बल्कि पीछे वाली सीढ़ियों से अंदर आया, जो सीधा आपके सोने वाले कमरे तक जाती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और यही सिलसिला पिछले 15 दिनों से चल रहा है। समझ गया। अबे दो कौड़ी की नचनिया,
तू मेरी पत्नी के चरित्र पे सवाल उठाकर मेरे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है? जानती थी आप एक बार डांसर की बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया है। और फिर मेनका ने मुझे वो वीडियो दिखाया जिसमें एक आदमी साफ नजर आ रहा था जो सीधा ज्योति के कमरे में घुसा, और ज्योति ने भी बिना हिचकिचाहट उसे कमरे में ले लिया। उस आदमी के हाथ में शराब की बोतल भी थी। फिर दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तब ज्योति के बदन से शराब की बू आ रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, यही सोचकर कि जो औरत सती सावित्री बनने का ढोंग करती है वो निहायत बदचलन है। शायद उसे मेरे संग मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके शौक तो वो आदमी पूरा कर रहा था। इस बात को लेकर मैं और मेनका और भी करीब आ गए। उसमें वो सब कुछ था, प्रेम, अपनापन और अंदाज जिसके लिए मैं तरस रहा था। इसलिए मैंने और मेनका ने ज्योति को मारने की साजिश की। मेनका ने समस्तीपुर गांव में शादी के संगीत का कॉन्ट्रैक्ट लिया और अपना नाम गलत बताया ताकि कोई उनके ग्रुप की असलियत न जान सके। प्लान सिर्फ मेनका, मुझे, विनीता और खूनी जग्गा को मालूम था, जिसको हमने ज्योति को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। प्लान के मुताबिक ज्योति को खेतों के बीच उतारकर गाड़ी को वहां से रवाना करना था ताकि जग्गा ज्योति का खेल खत्म कर सके। ओह, यानी वो जग्गा था जिसे मेनका शादी छोड़कर मिलने गई थी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे जग्गा का फोन आया। हाँ बोल जग्गा, काम हुआ? एक गड़बड़ हो गई सेठ। वो औरतों की गाड़ी यहाँ पर रुकी थी, लेकिन शायद वो ज्योति उतरी नहीं। अरे बिल्कुल उतरी है वो। मेरी अभी बात हुई उसकी सहेली विनीता से, उसने बताया था। मुझे लगता है सेठ की इस सहेली ने आपको झूठ बोला है। शायद उसको आपकी पत्नी से दोस्ती याद आ गई है। अब ये आपकी दोस्त विनीता ज्योति को उसके मर्डर का सारा प्लान बता देगी और आप जाओगे जेल, और आपके साथ मैं भी। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुम एक काम करो, सबको खत्म कर दो, उस विनीता को भी, ज्योति को भी, और जो जो उस गाड़ी में है सबको खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रक आ रहा है, मैं कोई तरकीब लड़ाता हूँ। जग्गा ने उस ट्रक को रोका और फिर उसी को लेकर उसने ज्योति वाली गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें ज्योति मर गई। मैंने मारा उसको। मैं ही अपनी पत्नी का खूनी हूं इंस्पेक्टर, मैं ही खूनी हूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ज्योति का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, उसका चरित्र खराब था और इसीलिए तुमने उसे मारा। कौन था यह आदमी? उससे कभी बात करने की कोशिश की तुमने? बात क्या इंस्पेक्टर, बड़े अच्छी तरह जानता हूं उसे मैं। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, वही जो मेरे साथ पुराने मंदिर में आया था जब मैं पहली बार ज्योति से मिला था। उसका नाम है विक्रमचंद। दरिंदे, अपनी बीवी को मारा तूने। हरिलाल, साठे, पाटिल, पकड़ो इसे। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो। उस समय पुलिस स्टेशन में हरिलाल का यूं अचानक आना बहुत ही अजीब। वो बड़े ही फुर्ती से दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उसने एक बहुत बड़ा पत्थर विक्रमचंद के सर पर दे मारा। इंटरोगेशन रूम का पूरा फर्श विक्रमचंद के सर से बहते खून से लाल हो गया। मैंने विक्रमचंद की नब्ज चेक की तो पाया कि वो मर चुका था। और हरिलाल, जिसके सर पर गुस्सा सवार था, अचानक जैसे उसको होश आ गया और वो रोने लगा। हे भगवान, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? हरिलाल, अरे तुमने पी रखी है क्या? सबके सामने एक आदमी का खून कर दिया तुमने। साठे जी, ये मैंने खुद नहीं किया, वो भूतनी ने ये घिनौना कांड मुझसे करवाया है। हरिलाल, मेरे सामने ऐसी मनगढ़ंत बातें मत कर। सबने तुझे अकेले को देखा है खून करते हुए। तुम्हें मैं अच्छा आदमी समझता था और तुम। साठे, रुक जाओ। हरिलाल, तुम बैठो और बताओ हुआ क्या था,
किस भूतनी की बात कर रहे हो तुम? हुजूर, कल खेतों में मुझे रात में किसी की आवाज आई। कोई औरत मुझे पुकार रही थी। हरिलाल! चाचा, ज्योति? उस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी, बिल्कुल वैसे जैसे ज्योति ने उस रात पहनी थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा भयानक तरीके से जला हुआ था। आंखें भी लाल हो रही थी और बाल भी हवा में उड़ रहे थे, और वो औरत खुद भी हवा में उड़ रही थी। उसने मुझसे कहा, हरिलाल, तुम्हें मैंने एक खास मकसद के लिए चुना है। मुझे बदला चाहिए हरिलाल, और मेरी मौत का बदला तुम लोगे। लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ बदला? मैं एक मामूली किसान। मैंने कहा ना, तुम ही लोगे मेरी मौत का बदला, वो भी मेरे पति से जिसने मेरी हत्या की है। और अगर तुमने मेरा बदला नहीं लिया तो मैं तेरे मरने तक इसी जमीन में रहकर तेरी फसलों को बर्बाद करती रहूंगी। फिर ना तो तेरी बेटियों की शादी हो पाएगी और ना तुम कभी इस जमीन पर फसल देख पाओगे। उसने ये सब कहा तो मैं डर गया और मुझे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मेरा सर भी भारी होने लगा। मुझे लगा ये सब उस भूतनी का ही असर है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। क्या वो दिखने में वैसी ही थी जैसे उस शादी के वीडियो में थी, या वो कोई और थी? शायद वैसी ही थी हुजूर। अंधेरा भी बहुत था तो मुझे भी साफ नजर नहीं आया, क्योंकि उसका रूप भी पहले से कुछ ज्यादा ही डरावना था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हुजूर। अब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हरिलाल, सच सच बताओ, क्या तुमने सच में ज्योति को देखा है या कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? क्योंकि अगर तुमने खून किसी के दबाव में आकर किया है तो शायद तुम्हें कम सजा होगी, नहीं तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। अपनी दोनों बेटियों की सौगंध खाता हूँ हुजूर, मैंने खुद से नहीं मारा। ऐसा लगा कि कोई मुझसे ये सब करवा रहा है, पर कैसे ये पता नहीं। हरिलाल की बातें सुनकर लगा जैसे इस ज्योति का चक्रव्यूह और भी जटिल होता जा रहा है। मैं इस केस की तह तक पहुंचने ही वाला था कि विक्रमचंद के खून ने फिर इस इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डाल दिया। जो मुसीबत मुझ पर फोरेंसिक डॉक्टर प्रेरणा पर हमले के बाद बढ़ गई थी, वो विक्रमचंद की मौत के बाद अब दुगनी हो गई थी। पुलिस स्टेशन में हुए इस कांड की तहकीकात करने के लिए डीएसपी साहब ने एक खास टीम का गठन किया और इसी सिलसिले में मुझे पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया। जैन सर। हाँ, जय हिंद। बैठ जाइए। इंस्पेक्टर विजय देसाई, एसएचओ समस्तीपुर पुलिस स्टेशन। प्लीज सिट डाउन। जी सर। सो विजय जी, तुमको तो पता ही होगा कि तुमको किसके लिए बुलाया है इधर। जी सर। तुम्हारा फाइल पढ़ा है मैं। 13 years ऑफ स्पॉटलेस करियर, और फिर अचानक समस्तीपुर में ट्रांसफर का वजह बताइए। आपके सामने जो फाइल है उसमें सब लिखा है सर। हाँ यस, वो तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है, बट मैं आपका मुंह से सुनना चाहता हूँ ना। एमएलए के बेटे को थप्पड़ मारा था सर, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में डिसहार्मनी फैला रहा था, लाउड गाने बजा रहा था और औरतों को छेड़ रहा था। सो प्रोटोकॉल को फॉलो ना करते हुए ऑन द स्पॉट इंस्टेंट इंसाफ है? तो क्या विक्रमचंद के साथ भी आपने ऐसे ही ऑन द स्पॉट इंस्टेंट इंसाफ किया? पुलिस स्टेशन में बुला के मर्डर? और मैंने? सर ये सरासर गलत है। सबको पता है कि हरिलाल ने मारा है उसे। लेकिन हरिलाल ने ऐसा बयान दिया है कि उससे ये करवाया गया है। Somebody made him do it. उसका टेस्ट भी किया हमने। उसका सिस्टम में पीसीपी नाम का ड्रग मिला। इसका क्या मतलब? तुमने ही उसको वो ड्रग दिया और उसको वो मर्डर करने के लिए उकसाया, और मर्डर पुलिस स्टेशन का अंदर हुआ है, करेक्ट? तो
Without the permission of the station house officer, how can such a big accident happen inside the police station? माफ कीजिए सर, ये आपकी थियरी है, हकीकत नहीं। ना तो हरिलाल ने मेरा नाम लिया है और ना ही मेरे पास पीसीपी ड्रग्स का कोई एक्सेस है। ये कोई थियरी नहीं है इंस्पेक्टर विजय, एक गवाह का स्टेटमेंट है जिसने बोला है कि तुमने ही हरिलाल को मर्डर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है और उस गवाह का नाम है मदन सिंह। क्या?